नमस्कार साथियों, यह कांग्रेस को हुआ क्या है। कांग्रेस केदारनाथ में अपनी गलतियों के चलते चुनाव हारी है, लेकिन वो ठीकरा बॉबी पवार के सिर पर फोड़ रही है। वह ठीकरा त्रिभुवन सिंह चौहान के सर पर फोड़ रही है। दरअसल ये कांग्रेस की नई समस्या नहीं है। दिल्ली में भी जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लेकर खड़े हुए थे तो कांग्रेस ने कहा कि वो उनके वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। वहीं दूसरे राज्यों में भी जब भी कोई ताकत खड़ी होती है तो कांग्रेस को लगता है कि वो उनके वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जब यूपी में सीटों की शेयरिंग की बात आती है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को झोला भर भर के बराबर की सीटें दे दे। कांग्रेस की यह स्थिति किस तरह की है। केदारनाथ में पहले टिकट को लेकर सिर्फ फुटबॉल हुआ और उससे पहले जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हर की पैड़ी से केदारनाथ तक धाम यात्रा लेकर पहुंचते हैं, उसमें किस तरह की सिर्फ फुटबॉल की चीजें सामने आती हैं, किस तरह की बातें सामने आती हैं। और करण महारा ने तो एक इंटरव्यू में कहा भी कि मनोज रावत अगर टिकट चाहते हैं, मनोज रावत केदारनाथ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो 300 किलोमीटर की यात्रा में वो मात्र 3 किलोमीटर ही क्यों चले। यह बहुत सारे सवाल कांग्रेस के भीतर हैं और अब एक सिलसिला कांग्रेस के अंदर शुरू हो गया है। कांग्रेस में यही बात चल रही है कि त्रिभुवन सिंह चौहान को बीजेपी ने ताकत दी थी, बीजेपी ने उन्हें संसाधन दिए थे कांग्रेस के वोट काटने के लिए, ताकि बीजेपी आराम से जीत जाए। यह बात तब तो सही साबित हो सकती थी जब त्रिभुवन चौहान को 1000 या 2000 वोट मिलते और कांग्रेस 1000 या 2000 2500 के वोट से चुनाव हार जाती। त्रिभुवन चौहान करीब 9500 के आसपास वोट लेकर चले गए हैं। और अब आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर बॉबी पवार और त्रिभुवन चौहान ने मिलकर आपको हरा दिया। बॉबी पवार ने तो दो टूक जवाब दे भी दिया है। यह लड़ाई उस वक्त बड़ी थी जब हरीश रावत, जो कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, वह कहते हैं कि यह सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। बीजेपी को ताकत देने के लिए एक शक्ति चुनाव में खड़ी हो रही है, वह बीजेपी को फायदा पहुंचाती है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है। अब आप ही सुनिए कि हरीश रावत जी ने क्या कहा। एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। एक ऐसी शक्ति जो भाजपा पोषित शक्ति है, वो जगह जगह कांग्रेस के वोट काटने के लिए कैंडिडेट को स्पॉन्सर कर रहा है। यानी हरीश रावत जी की माने तो आने वाले 2027 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर उत्तराखंड में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ेगी। बीएसपी चुनाव न लड़े, यूकेडी चुनाव न लड़े, बॉबी पवार चुनाव न लड़े, आम आदमी पार्टी चुनाव न लड़े। रावत जी, ऐसे कैसे बात बनेगी। क्या कांग्रेस को खुद आईना देखकर आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए। आप कितनी मजबूती से चुनाव लड़े थे, आप कितना मजबूत प्रत्याशी उतार पाए थे, क्या यह सवाल आपके सामने नहीं होना चाहिए। और हरीश रावत जी तो खुद किस तरह से जब केदारनाथ में चुनाव चल रहा था वहां पर मदरसों को लेकर न जाने किस किस तरह के बयान करके, वह शराब, पैसा, जिहाद की बात करके किस तरह से बीजेपी की मदद करना चाह रहे थे। क्या यह सवाल हरीश रावत पर खड़े नहीं हो रहे कि वो चुनाव के दौरान बयान देकर कह रहे थे कि बीजेपी में दो ताकतें काम कर रही हैं। एक ताकत कोशिश कर रही है कि धामी जी को धक्का देकर उनको केदारनाथ में चुनाव हरवाकर उनको कुर्सी से उतार दो, और वहीं दूसरी ताकत चाहती है कि केदारनाथ का चुनाव जीताकर धामी की कुर्सी बची रहे। यह आप किसके लिए बयान दे रहे थे। कांग्रेस के भीतर तो सवाल इस चीज को भी लेकर उठ रहा है कि जब ऐश्वर्या रावत, जो दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी हैं, और जब बीजेपी के साथ उनका बहुत कुछ पैचअप नहीं हो पा रहा था तो एक तरह से भूमिगत सी वह दिखाई दे रही थी, तो क्या सबसे पहले हरीश रावत जी वहां नहीं पहुंचते। उसी दिन 24 घंटे गुजरे नहीं कि बीजेपी पूरा लावा लश्कर लेकर वहां पहुंच जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री के मंच पर, बीजेपी के मंच पर ऐश्वर्या रावत दिखाई देती हैं। यह बहुत सारे सवाल कांग्रेस के भीतर से हरीश रावत की राजनीति और कांग्रेस के भीतर नेताओं की और जो छत्रपों की आपसी राजनीति है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। इससे बेहतर तो गणेश गोदियाल ने एक सेंसेबल बयान दिया है कि हम विपक्ष के वोटों को एक साथ लामबंद नहीं कर पाए, अपने साथ लेकर नहीं आ पाए। इस तरह के बयान फिर भी डाइजेस्ट तो हो सकते हैं, लेकिन यह कहना कि कोई ताकत है जो बीजेपी के इशारे पर सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रही है, यह अपने आप में एक हास्यास्पद बयान है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि 2027 की चुनावी लड़ाई में बॉबी पवार को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस तरह जो तीसरी ताकतें खड़ी हो रही हैं वो त्रिभुवन सिंह चौहान और बॉबी पवार हों। इन लोगों को अगर इतना जनता का सपोर्ट मिल रहा है तो क्या विपक्ष के वोटों के ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। चुनाव तक आपस में सिर्फ फुटबॉल करते रहते हैं, टिकट को लेकर एक दूसरे को मारकाट मचाते रहते हैं और फिर दोष बॉबी पवार के सिर पर मंड देंगे, दोष आप फिर त्रिभुवन सिंह चौहान के सिर में मंड देंगे। इससे कैसे बात बनेगी।
बॉबी पवार ने तो दो टूक कहा है कि हम लोग तो बंगलोर में भी चुनाव नहीं लड़े थे, बद्रीनाथ में भी चुनाव नहीं लड़े थे, इस उम्मीद में कि कांग्रेसी विधायक आएंगे तो वह भू कानून को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, नौकरियों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन आपके विधायकों पर, आपके ज्यादातर नेताओं पर तो आरोप लगते रहते हैं कि रात के अंधेरे में वो मुख्यमंत्री से मिलकर अपने काम करवा रहे होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं और यही वजह है कि बॉबी पवार ने यह कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मित्र विपक्ष के तौर पर एक तरह से बारी बारी पारी खेलने वाले हैं। यह बहुत सारे सवाल जिन पर कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत से लेकर तमाम नेताओं को विचार करना पड़ेगा, बजाय इसके कि बॉबी पवार या त्रिभुवन सिंह चौहान बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस को चुनाव हराने की कोशिश कर रहे हैं। आत्ममंथन, आत्मचिंतन कांग्रेस के भीतर होना चाहिए और आवाज वहीं से निकल कर आनी चाहिए कि लगातार कांग्रेस की दुर्गति उत्तराखंड में 2014 के बाद से क्यों होती आई है। 2014 के चुनाव में बॉबी पवार नहीं थे, 19 के चुनाव में भी बॉबी पवार नहीं थे, 2024 के चुनाव में बॉबी पवार आए। 24 में टिहरी में आप बॉबी को क्यों नहीं समर्थन दे सकते थे, जब राहुल गांधी बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे थे और उसी आवाज को उत्तराखंड में बॉबी पवार बुलंद कर रहे थे। बॉबी पवार तो इस संदर्भ में राहुल गांधी से मिलने भी गए थे, फिर आप लोगों ने उनका समर्थन क्यों नहीं कर दिया। आपने जोत सिंह गुनसोला को चुनाव लड़ाकर क्या साबित किया, किस तरह की दुर्गति आप लोगों ने अपनी कराई। चक्राता में कांग्रेस तीसरे पायदान पर चली गई। बॉबी पवार, त्रिभुवन सिंह चौहान या किसी भी उत्तराखंड में चुनावी लड़ाई लड़ने वाली तीसरी ताकत की तरफ उंगली उठाने से पहले बहुत सारे सवाल तो कांग्रेस के नेताओं को खुद से ही पूछने पड़ेंगे। तो साथियों, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट में शीघ्र ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।